कोरिया, जापान और इंडिया के बीच में कशिश चल रही है कि किसके पास ज़्यादा साइट्स हैं। और ज़्यादा साइट्स होने का मतलब ये है कि वो देश अपने कल्चरल रिसोर्स को और अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्शन में ज़्यादा अहमियत दे रहा है। सो दीज आर अदर वैल्यूज, पर टूरिज्म के जो स्पिन ऑफ वैल्यूज हैं उसको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। कुछ टूरिज्म से बेनिफिट होगा लोकल इकोनॉमी को, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है वो MSRTC की बस से आ रहा है या इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आ रहा है, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग लोगों को भी मिलेंगे। माझा एक प्रश्न असा आहे की आपण आता हेरिटेज मध्ये गेलेले आणि जे आपल्याला दागिना तो मिळालेला आहे त्याला आपण जतायचे, तर त्या संदर्भात आपल्याला तर त्या पठारा संदर्भात आपल्याला काय काय सुविधा जतायला पाहिजे ते थोडक्यात मला माहिती सांगायची ते बघा। देखिए आज जो हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो मॉडल है लोकल गवर्नेंस का। जो भी उसका मैनेजमेंट है लोकल कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट से ही, पार्टिसिपेशन से ही वो हो पाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व है दक्षिण भारत में, केरल के अंदर। उन्होंने नेचर ट्रेल्स बनाई पार्क के अंदर, और वो नेचर ट्रेल में जो भी टूरिस्ट का ग्रुप आता है तो लोकल समुदाय का जो आदमी है वो उस ग्रुप में गाइड के साथ में जाता है। और ये गाइड, आपको आश्चर्य होगा, वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले वहां पे पेड़ काट रहे थे या टाइगर की पोचिंग में इन्वॉल्व। उनने उनसे बात करी और कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपको जो दिन भर में आप इस प्रोसेस से कमाएंगे वो आप एक टूरिस्ट गाइड से बनके भी आप कमा सकते हैं। तो वही तरह के मॉडल हमें लाने हैं कि हमें बाहर से कोई ना तो गाइड लाना है कास्ट के अंदर, ना कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट लाना है, सभी चीज आपके पास मौजूद है। और वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपको तय करना है कि हम अपने लोग मिलके जो भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो ट्रेनिंग मिल सकती है। कर्नाटक और केरल गवर्नमेंट, they were not very happy about the decision. What are the implications of their unhappiness? तो मैम इम्प्लीकेशन ऐसा है, जितने भी UN के कन्वेंशंस हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी का हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे हेरिटेज का हो, it is the government of India which is the signatory to that. So I don't think so that technically it really matters if the state government says this or that. So this whole argument of some people in Karnataka is misplaced, because heritage designation is not bringing any new regulation or restriction on that. And some people are saying that we will relocate it. No person in this country now can be relocated because India had constituted a Forest Rights Act. And the last thing I want to say is that all sites are managed by their management plan. The management plan is approved by the government. If the government wants to construct a road, it can. It will have to conduct an impact assessment. It will have to show to the world that this will not have any negative impact, and thereafter you can do that. Forest Department was part of this. They were part of making the proposal. So that means they were agreeing to it. But if the state government is not agreeing to it, then how does one deal with this issue? What the Forest Department will have to do in this case? My point is that whatever scientific information is available, we need to work with the Forest Department to bring a change in their management plan. I don't think so any state or the remaining 3 states have said anything. देखिए इंडिविजुअल साइट्स को का अलग ढंग से मैनेजमेंट है, लेकिन आज अगर हम 4 महाराष्ट्र की साइट्स को लेके चलें तो एक रिक्वायरमेंट है कि हमको एक ओवरआर्चिंग प्लान बोलता है मैं यूनेस्को की भाषा में, हमको वो बनाना है, and that will give us another opportunity to have all these things which you are saying, and for which the Forest Department will work together to prepare a plan for all 4 sites together. What is the monitoring mechanism which will be put in place both in terms of 4 sites in Maharashtra as well as total sites? What kind of systems will be put in place? There is a thing called State of Conservation Report. Okay. So every 2 years, Government of India will have to submit a report of all its heritage sites, and that report is basically monitoring report. For example, I can give you an example of Bharatpur. We say that there are 238 bird species over there, and this is their population. So every year we have to collect that data and to tell and to submit it by saying that इस साल 238 है कि 239 है। ऐसे ही हमको कास्ट के लिए और ये चारों जो साइट्स हैं और प्लस 39 साइट्स हैं, इनके लिए स्टेट ऑफ कंजर्वेशन रिपोर्ट is the monitoring report for that,
which Government of India will submit, but the state government will prepare it, the local officers will prepare it, and through a channel it goes, and ultimately it goes to UNESCO. Of the entire area which has been inscribed by the government as a heritage site, how much amount is belonging to the forest department and how much is a private land? Can forest department impose restrictions on the private land? We have to develop and demonstrate a model in which the responsibility and ownership of action lies with the community. If the community is responsible, then forest department automatically takes a back seat. Even in the areas which are with forest department, we are saying eco-development committees or village level communities should be empowered to take that decision. So my point is that whatever area which is not within the forest department and it is under private ownership, but the people have to come forward to protect that resource. पण तुम्ही या साइटवर युवकांना कशा प्रकारे इन्व्हॉल्व करून घेणार सर? दो तरीके से आप कर सकते हैं. अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे यूथ का प्रोग्राम, उन्होंने क्या कर रखा है कि हर जो हेरिटेज साइट है वहां पे जो युवा वर्ग है उसके लिए प्रोग्राम्स हैं. यूनेस्को की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और हर साल वो सारे साइट से युवा वर्ग के प्रतिनिधि को बुलाते हैं एक किसी पर्टिकुलर साइट पे, और जिसको भी चयन करते हैं अपनी प्रक्रिया के द्वारा उसके लिए सारा खर्चा वगैरह देते हैं. और आइडिया ये होता है कि आपका जो यूथ है इंडिया का अगर मलेशिया से मिलता है, इंडोनेशिया से मिलता है, तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने साइट को मैनेज कर रहे हैं. Are we banned to build any powerhouses in this total western zone, barring your 39 says, okay, I accept. But at other places, are we allowed? If they are in forest area, then you will have to conduct an impact assessment, and based on that impact assessment, the state government will recommend it and the central government will either accept it or reject it. But there is no ban as such.